हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिद्धि विद वानी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपनी स्टडीज अच्छे से कर रहे होंगे, चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, कंसेप्ट्स का रिवीजन डेली बेसिस पे कर रहे होंगे। ठीक है, सो हमने ये अपना एक एचटेट की सीरीज शुरू कर रखी है, ठीक है, चैनल पर। सो उसकी आज थर्ड क्लास मैं लूँगी। इससे पहले हम 2 क्लासेस में क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम थर्ड क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, वो किससे रिलेटेड होगा ये देख लेते हैं। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो किससे रिलेटेड है? हमारी जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, जिसको कि हम गेस्टाल्ट थ्योरी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं हम? गेस्टाल्ट थ्योरी भी हम इनसाइट थ्योरी को कह देते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज आल्सो नोन एज। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को और क्या कहा जाता है? जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है उसे क्या कहा जाता है? गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे गेस्टाल्ट वादी जो लोग हैं, जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो हमारे हम कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, उससे रिलेटेड है हमारा ये थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को हम क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज आल्सो नोन एज गेस्टाल्ट थ्योरी। और ये जो गेस्टाल्ट वाले लोग होते हैं ना, ये किसी भी सिचुएशन को, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसको एज अ होल वो क्या करते हैं, उस पे फोकस करते हैं, एज अ होल उस सिचुएशन या वो जो ऑब्जेक्ट है उसको एज अ होल देखते हैं, ना कि उनको पार्ट्स में देखते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर एक कार है, ठीक है, तो जो गेस्टाल्ट वाले जो लोग हैं ना, वो उसे कैसे देखेंगे? वो उसको पूरा होल देखेंगे, ना कि उसके पार्ट्स पे फोकस करेंगे। जैसे या तो उसके व्हील्स हैं या उसका जो साइड मिरर्स है पे ध्यान ना देख के वो उसके पूरे होल स्ट्रक्चर पर वो फोकस करते हैं। तो ये है कि जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है ये किसने दी है, पहले ये देख लेते हैं। ये जो हमारी थ्योरी है, कह सकते हैं जैसे जो इनसाइट थ्योरी है, जैसे आपको इनसाइट एक यानी कि एकदम से कोई एक आइडिया आता है, या हम इस टर्म को, इसमें कुछ टर्म्स यूज करे हैं, जैसे यूरेका नाम का एक टर्म इस थ्योरी में यूज किया गया है। ठीक है ना? तो इस यूरेका नाम का एक है, जिसका देखो यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रही हूँ यहाँ पे, यूरेका। अब जो ये यूरेका वर्ड है, यूरेका, ये जो यूरेका वर्ड है इसका मतलब है फाउंड इट। ठीक है, या हम कह सकते हैं हमें आइडियाज, अचानक से कोई आइडिया आना, या हम कह सकते हैं कोई सडन सॉल्यूशन। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारी ये थ्योरी है कि किसी भी चीज को एज अ होल देखना। ठीक है ना? जो हमारे गेस्टाल्टवाद होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को एक एज अ होल देखते हैं, वो पूरे सिचुएशन को होल में देखते हैं, ना कि पार्ट में। अगर हम थोड़ा और डीपली चले जाएं तो हमें क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया है कि जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है उसको हम और क्या कहते हैं, तो उसको हम गेस्टाल्ट थ्योरी कहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और डीप में जाऊं इसके, तो देखो जो हमारे ये जो है गेस्टाल्टिज्म को जो फॉलो करते हैं, यानी कि जो लोग गेस्टाल्टिज्म को फॉलो करते हैं, उसके अंदर हमें 3 लोग देखने को मिलते हैं। या हम कह सकते हैं जो गेस्टाल्टिज्म के जो कह सकते हैं हम, जैसे कि जनक कह सकते हैं कि जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है हमारी, उसके जो जनक हम कह सकते हैं वो है हमारे कौन? वर्दीमीर। वर्दीमीर को कह सकते हैं। ठीक है हम, और इनमें 2 लोग और देखने को मिलते हैं जो गेस्टाल्टिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं, जिसमें एक तो आ जाते हैं हमारे कोहलर, वुल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने हमें इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग दी, और एक आ जाते हैं कोफका। ठीक है, ये 3 नाम हमें याद रखने हैं अगर गेस्टाल्टिज्म से रिलेटेड कोई हमसे कुछ पूछा जाता है। तो ये 3 वर्ड या 3 हमारे ये हैं, ये सबसे पहले आते हैं गेस्टाल्टिज्म को लेकर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ थिंकिंग। देखो
यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो अगर हम ब्रूनर की बात करते हैं कि ब्रूनर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें पूछा है कि कौन सा मोड नहीं है थिंकिंग का, तो इसमें इन्होंने हमें यहाँ पे 3 मोड दिए हैं। वो कौन से 3 मोड हैं इनकी बात कर लेते हैं। एक तो इनएक्टिव मोड, ठीक है, आइकॉनिक मोड और सिंबॉलिक मोड, ये 3 मोड इन्होंने यहाँ पे थिंकिंग के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में दिए हैं। तो कौन सा नहीं दिया है, तो एक है जो इन्होंने नहीं दिया है, वो कौन सा है, न्यूमेरिक मोड। तो ब्रूनर की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसमें इन्होंने 3 मोड ऑफ थिंकिंग दिए हैं, जिसमें इन्होंने इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड और सिंबॉलिक मोड यहाँ पे दिया है, जिसमें और न्यूमेरिक मोड यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया। तो यहाँ पे नॉट पूछा हुआ है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे न्यूमेरिक यूज किया। बर्नर के संज्ञानात्मक के सिद्धांत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चिन्ह की एक विधि नहीं है, तो आंकिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ मोहन आर डिफरेंट फ्रॉम सोहन, व्हाट आर दीज डिफरेंसेस कॉल्ड। देखो अब यहाँ पे क्या है, जो पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस क्वेश्चन है मोहन का, दोनों का ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। सो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, देखो पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस दोनों ही जो है, मोहन और सोहन दो अलग अलग क्या है, दो अलग इंडिविजुअल है, दोनों का ही पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों का पेस अलग है, दोनों की सीखने की जो दोनों की सीखने का जो कैपेबिलिटी है वो दोनों अलग है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं एक इंडिविजुअल डिफरेंस, हम इसको नाम देते हैं कि भाई जो इंडिविजुअल है उनका अपना अलग अलग सीखने का स्टाइल, डेवलपमेंट का स्टाइल, ठीक है ना, चीजों को ग्रास्प करने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग पेस होता है, अलग लेवल होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है द पर्सनालिटी एंड द इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ मोहन आर डिफरेंट फ्रॉम सोहन। तो ये कौन सा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं, ठीक है, भिन्नताएं। तो ये है इसका आंसर, द पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ मोहन आर डिफरेंट फ्रॉम सोहन, व्हाट आर दीज डिफरेंसेस कॉल्ड, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस अलग है, एक्सपेक्टेड डिफरेंसेस, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑब्जर्व डिफरेंसेस, तो ये इनका से भी हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा है ना, तो ये उसी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू द टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ये एक टेस्ट है जो हम क्रिएटिविटी को कह सकते हैं, हम जांचने के लिए जो है एक टेस्ट है जिसको कि हम टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी कह रहे हैं। ठीक है, ये जो टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी है ना, ये असेस करने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग को, ठीक है, थ्रू अ सीरीज ऑफ टास्क हम कह सकते हैं। तो इसमें पूछा है, क्या पूछा है इसमें, देखो कि which of the following is not related to the Torrance test of creativity, unusual uses related task, new relationship between pair and related task, product environment related task, या ask and guess related tasks। इसमें कुछ टास्क हमें देखने को मिलते हैं, वो देख लेते हैं वो क्या टास्क देखने को मिलते हैं। सबसे पहला तो देखने को मिलता है इसमें 7 सब टेस्ट हमें इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आस्किंग, कोई भी क्वेश्चन पूछ के, जैसे हम कह सकते हैं आस्किंग, ठीक है। दूसरा अगर मैं कहूं गेसिंग कॉजेज, गेसिंग कॉजेज, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं गेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, ठीक है। फिर है अनयूजुअल यूजेस, ठीक है। अनयूजुअल क्वेश्चंस, ठीक है। और एक है जस्ट सपोज। तो ये 7 कुछ सब टेस्ट हैं इसके। तो अब इसमें से देख लेते हैं उसमें कौन से हैं और कौन सा आंसर नहीं है। देखो अनयूजुअल रिलेटेड टास्क ये उसमें है। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट की बात करें तो वो भी उसमें दे रखा है हमें। आस्क एंड गेस की बात करें तो ये भी दे रखा है। तो एक ही है जो हमें उस टेस्ट में हमें नहीं देखने को मिला, जो 7 टेस्ट अभी हमने पढ़े, तो वो क्या है,
जो 7 सब टेस्ट है हमारे, न्यू रिलेशनशिप्स बिटवीन पेयर रिलेटेड टास्क, तो इस तरीके का कोई भी सब टेस्ट हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, अब चलते हैं तो टॉलेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी कौन सा नहीं है इसमें, तो न्यू रिलेशनशिप बिटवीन पेयर रिलेटेड टास्क। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कॉपरेटिव लर्निंग, यानी कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे कॉपरेटिव लर्निंग का नहीं है, और कॉपरेटिव लर्निंग का नहीं है तो जो आंसर आएगा वो कोई पैसिव आंसर आएगा, क्योंकि कॉपरेटिव लर्निंग में जो बच्चा है यहाँ तो वो तो एक्टिव है, ठीक है, और यहाँ पे नॉट पूछा है, इसलिए जो आंसर होगा वो हमेशा पैसिव लर्निंग का होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लार्ज ग्रुप्स, तो लार्ज ग्रुप्स तो है कॉपरेटिव लर्निंग का एलिमेंट, क्योंकि बच्चे लार्ज ग्रुप में अगर वर्क करेंगे तभी तो वो एक दूसरे साथ कॉपरेट करना सीखेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, स्टूडेंट इंटरेक्शन, ये भी हमारा कॉपरेटिव लर्निंग का ही एलिमेंट है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। अब देखते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, देखो लार्ज ग्रुप यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे जो आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कॉपरेटिव लर्निंग यहाँ पे पूछ रहा है, तो कॉपरेटिव लर्निंग की अगर हम बात करें तो लार्ज ग्रुप्स यहाँ पे आंसर नहीं होगा, जो इसका आंसर होगा वो लार्ज ग्रुप ही होगा, क्योंकि जो कॉपरेटिव लर्निंग होती है वो स्मॉल ग्रुप्स में कराई जाती है। स्टूडेंट का इंटरेक्शन, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस, उनकी इंडिविजुअल और ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीजें क्या है हमारी कॉपरेटिव लर्निंग से हमारी रिलेटेड है। तो जो लार्ज ग्रुप्स अगर मैं बात करूं तो जो इसका आंसर होगा वो होगा लार्ज ग्रुप्स। ठीक है, कॉपरेटिव लर्निंग का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट विल बी मेजर्ड थ्रू, सॉरी एक सेकेंड, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। देखो इन्होंने पूछा है हमने साइन लैंग्वेज का, अगर आपने मेरी हिंदी की जो पेडागोजी की सीरीज मैंने शुरू करी है उसमें जो फर्स्ट क्लास आपने देखा होगा उसमें मैंने साइन लैंग्वेज की बात करी है। ठीक है ना, तो साइन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ डिफरेंट एबल्ड स्टूडेंट, किन लोगों के लिए साइन लैंग्वेज है, किन टाइप के जो स्टूडेंट्स होते हैं के लिए जो हमारा साइन लैंग्वेज है वो यूज किया जाता है, यानी कि जो सांकेतिक भाषा है वो यूज करी जाती है हियरिंग डिसेबल्ड के लिए, विजुअल डिसेबल्ड के लिए, लोकोमोटर डिसेबल्ड के लिए, या लैंग्वेज डिसेबल्ड। तो जो हमारे साइन लैंग्वेज यूज होती है वो होती है हमारे हियरिंग डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता, उनके लिए हमारा यूज होता है साइन लैंग्वेज का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट। बौद्धिक समूह कारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो ये जो थी ये हमने इंटेलिजेंस की जो हमारी थ्योरीज है उसमें से वन ऑफ हमारी थ्योरी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, बात करें कि जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी है, तो वो दी है हमारे थर्स्टन ने। और ये थ्योरी में क्या दिया है, इसमें क्या किया है कि इस जो ये थ्योरी है ना ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसको जी फैक्टर, जो जी फैक्टर की थ्योरी है, यानी कि जो हमारी यूनिफैक्टर थ्योरी थी जी फैक्टर की जनरल फैक्टर वाली, उसको इसने चैलेंज किया है। इस जो ग्रुप फैक्टर की ये जो थ्योरी है ना इसमें कुछ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज को दिया गया है। ठीक है ना, जिसके वजह से जैसे कि स्पेशल फैक्टर एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी की बात करी हुई है। ठीक है, मेमोरी, रीजनिंग, वर्ड फ्लुएंसी, इन कुछ इंटेलिजेंस की जो कुछ मेंटल एबिलिटीज है हमारी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करी गई हुई है द ग्रुप फैक्टर थ्योरी में। ठीक है, और ये थ्योरी किसने दी है, तो ये थ्योरी दी है थर्स्टन ने, और ये आपकी थ्योरी किससे रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया थर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बेसल एज इज रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ। देखो जो बेसल एज है ना हमारा, तो बेसल एज किससे रिलेटेड है, जो बेसल एज है हमारा, बेसल एज है ना हमारा, वो भी हमारा इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है। इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए एक जो टर्म वो यूज करी जाती है बेसल एज। तो जो बेसल एज है हमारा किससे रिलेटेड है, मेजरमेंट से। बेसल आयु के मापन से संबंधित है, किससे, तो बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्ग्राफिया क्या है। तो जो डिस्ग्राफिया है हमें देखने को मिलता है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है, इन सारी चीजों ये क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है हमारी ये ना। तो वैसे ही डिस्ग्राफिया क्या है, हमें ग्राफ से ही समझ आ रहा है कि हमारा राइटिंग, ये हमारे किससे रिलेटेड है, राइटिंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड है हमारा डिस्ग्राफिया। ठीक है, सो ये थी आपकी आज की क्लास।
ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस समझ आए होंगे। आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट हो सकता है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम जो होने वाला है उसमें देखने को मिल जाए। हो सकता है क्वेश्चन सेम हो, बट आपको क्या करेगा, घुमा फिराकर आपसे सेम क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा वहां पे, बट उसका जो आंसर होगा वो सही होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप अच्छे से डील कर सकते हैं, क्वेश्चन डील कर पाएंगे क्वेश्चन के साथ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।